हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें क्लास एट्थ के तीनों सब्जेक्ट्स के, सोशल साइंस के तीनों सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के सारे चैप्टर्स को कवर किया जाएगा। तो अभी मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ वो क्लास एट्थ का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 है, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। तो देखिए, आज हम एक आज़ाद मुल्क हैं, एक आज़ाद कंट्री हमारी, वी आर इंडिपेंडेंट टुडे। लेकिन वी गॉट द इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बट दिस इंडिपेंडेंस वी गॉट आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल। As you all know, you people are aware, you students are aware that we were ruled by the Britishers. After the Battle of Plassey and the Battle of Buxar, Britishers slowly and gradually controlled the polity of India. They defeated all the Indian local rulers and they declined their powers. They annexed their territories. And one after the another, they defeated all these small local rulers and annexed their kingdoms. The British conquest of territories we have already learnt, and we are aware about that. So now, after conquering these territories and obtaining Diwani rights, East India Company, or you can say the Britishers, who had come to India for trading purpose in 1600 AD during the Mughals ruling time, now they become the rulers of India. And they consider themselves superiors, civilized people, whereas they consider Indians uncivilized, uneducated, and inferior people. They had segregated Indian local people into the black towns. Even the Indians were not allowed to go to the white towns. So, after this conquest of territories, Britishers wanted to establish effective administration and they wanted to control the people of our country. So, for effective administration and to control the people of our country, they introduced, they reformed, they brought many reforms in the society, in the polity, in the economic policies, and so on. In this chapter, we will basically focus how freedom struggle against the Britishers started in our country. हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि 1870 यानी 19वीं सदी के अंतिम डिकेड्स में, लास्ट ईयर्स में, किस तरह का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है इंडिया में क्रिएट हुआ। बहुत सारी नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई 1885 में, पूना सार्वजनिक सभा बनाई गई। अब लोगों को ये रियलाइज होने लगा कि हमें ब्रिटिशर्स का विरोध करना चाहिए और इंडियंस के अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो फिर 1870s के बाद में इस तरह के चेंजेस इंडिया में हुए। फिर धीरे धीरे ये मूवमेंट्स पहले बहुत ही इनिशियल लेवल पे जो स्टार्ट हुए, तो जो लीडर्स थे वो मॉडरेट तरीकों से ब्रिटिश सरकार से अपनी प्रार्थनाएं करके समाज में भारतीयों के लिए कुछ अधिकार जो है वो पाना चाहते थे। उसके बाद जैसे ही ये मूवमेंट आगे बढ़ती रही, नए नए लीडर्स आए और नए तरह का राजनीतिक पर्यावरण, न्यू पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है क्रिएट होने लगा। बंगाल डिवीजन 1905, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जब बंगाल का डिवीजन किया गया, तो
तो जो मॉडरेट्स लीडर्स थे उनसे आगे अब थोड़े से रेडिकल विचारों वाले नेता लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक जैसे रेडिकल विचारों वाले नेता सामने आए जो कि स्वराज की डिमांड करने लगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण कई बार डिवीजन हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट हुई, जैसे 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में, और मुसलमान जो थे वो सेपरेट अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके अपने सेपरेट इलेक्टोरेट राइट्स के लिए लड़ने लगे, फाइट करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लिया। ऐसे ही मॉडरेट्स के बाद एक्सट्रीमिस्ट का प्रभाव इंडियन नेशनल कांग्रेस में बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे मूवमेंट आगे बढ़ती है और 1914-15 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया में आते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से इंडिया आए। 1 साल तक पूरे इंडिया के प्रॉब्लमेटिक जो एरियाज थे वहां पर उन्होंने ट्रैवल किया, समझा सिचुएशन को, और फिर 1916 में चंपारण में, 1917 में खेड़ा में, 1918 में अहमदाबाद में सत्याग्रह को इनिशिएट किया। और इस सत्याग्रह से उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व भी किया। और इसी दौरान 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 1914 में स्टार्ट हुआ, 1918 तक चलने वाला ये जो ग्रेट वर्ल्ड वॉर था, जिसमें पूरी दुनिया 2 फैक्शंस में डिवाइड हो गई थी, उस समय ब्रिटिशर्स का पूरा ध्यान सेंट्रल पावर्स के अगेंस्ट वारफेयर्स की तरफ था। जिस समय महात्मा गांधी अफ्रीका से आ चुके थे और इसी कंटेम्पररी पैरेलल टाइम में ये सारे सत्याग्रह को वो इनिशिएट कर रहे थे और उनको कामयाबी भी मिल रही थी। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ऐसा क्या एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, सोसाइटी, ऐसा क्या बदलाव, रिफॉर्मेशंस हमारे समाज में हुए कि लोगों को बहुत ज्यादा एजिटेशन हुआ, डिसकंटेंटमेंट हुआ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट। और वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद जो लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश सरकार हमारी शर्तों को मान लेगी, हमारी इंपॉर्टेंस को समझेगी और हमें बहुत सारे अधिकार दे दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा ब्रिटिश सरकार 1919 में रोलेट एक्ट पास कर देती है और सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों को जेल में डालने की पावर, एनॉर्मस पावर जो है वो गवर्नमेंट को मिल जाती है। बहुत अत्याचार हुए, लोगों पे गोलियां चलाई गई, लाठी चार्ज हुए। जो पीसफुली जो प्रोसेसन करने वाले लोग, धरना प्रदर्शन करने वाले जो लोग, महात्मा गांधी के कदमों पर चलने वाले लोग, विचारों से चलने वाले जो लोग थे, उन पर लाठी चार्ज हुए, गोलियां चलाई गई उनके ऊपर, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया। पंजाब में जनरल डायर को कमांडरशिप दी गई और मार्शल लॉ लगा दिया गया। इसी दौरान, इसी कंटेक्स्ट में 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, जहां पर जनरल डायर ने 1200 से भी ज्यादा सिखों को जलियांवाला बाग में गोलियों से भून दिया, बच्चों को, औरतों को मार दिया। इस घटना ने लोगों की उम्मीदों पर पानी ही नहीं फिरा, बल्कि एक जंगल की आग की तरह पहले से गुस्साए लोगों के दिमाग में आग में घी डालने का काम किया।
वर्ल्ड वार वन के बाद जो मुसलमान 1905 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो लोग मूल धारा से अलग हो गए थे, वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट चला रहे थे, खिलाफत मूवमेंट कर रहे थे, क्योंकि उनका ओटोमन एम्पायर, उनके मुस्लिम एम्पायर टर्की के किंगडम को फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था। और वहां के खलीफा जो थे, इनके जो रिलीजियस गुरु होते थे खलीफा, उनके ऊपर बहुत ही इनह्यूमन टर्म्स एंड कंडीशंस को इंपोज कर दिया, उसकी पावर को डिक्लाइन कर दिया। तो मुसलमान खिलाफत मूवमेंट चला रहे थे और इधर जलियांवाला बाग मशक्कर के बाद लोग, हिंदू भी आपा खोए बैठे थे। इस सिचुएशन को समझते हुए महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ, मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ बैठ करके कलकत्ता में एक सेशन कराया गया, जहां पर एक साथ मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट चलाने की बात हुई। दिसंबर में नागपुर अधिवेशन में इसकी घोषणा कर दी गई और 1 जनवरी 1921 से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया गया। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे कैसे चलाया गया, लोगों ने किस तरीके से बॉयकॉट किया चीज़ों को, कैसे बच्चों ने स्कूल्स को छोड़ दिया और फिर कैसे गवर्नमेंट ने सप्रेसिव पॉलिसीज अपनाई और लीडर्स को जेल में डाल दिया, ये सारी कहानी हम कंटिन्यू करते करते आगे बढ़ेंगे। और फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च, महात्मा गांधी के दांडी मार्च से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पढ़ेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को पढ़ेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, ये सब टॉपिक कवर किए जाएंगे आपके इस चैप्टर नंबर 9 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम पढ़ेंगे और ये मूवमेंट काफी सक्सेसफुल रहा। 1935 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, और फिर इलेक्शन कराए गए 1937 में, जिसमें 11 में से 7 सीटों पर भारतीय नेताओं ने जीत दर्ज की और मेजोरिटी से इंपीरियल काउंसिल के अंदर सरकार बनाई। इसके बाद 1937 के 2 साल के बाद ही वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गया। 1939 टू 1945 तक वर्ल्ड वार 2 चला। इस समय भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा गया और जो अब भारत के लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस की पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रहे थे, उन लोगों से बात करने के लिए क्रिप्स मिशन को भेजा गया, लेकिन क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया और क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो, डू और डाई का नारा देके महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और फाइनली 1947 में इंडिया को आज़ादी मिल गई। लेकिन भारत आज़ाद हो गया, पर एक तरफ भारत आज़ाद हुआ, दूसरी तरफ लाखों लोगों की जान गंवानी पड़ी, लाखों लोगों की जान चली गई। कौन थे ये लोग जिन्होंने हमें जिनको हमने और जिन्होंने हमको मारा? हम आपस में एक ही देश में रहने वाले हिंदू मुस्लिम अब मोहम्मद अली जिन्ना एक अलग पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे और 16 अगस्त 1946 को बंगाल में डायरेक्ट एक्शन कर दिया। उन्होंने धमकी दी महात्मा गांधी को कि अगर हमारे लिए अलग से सरकार में हमें स्थान नहीं दिया गया या हमारा अलग एक पाकिस्तान हमें नहीं बनाया गया तो फिर हम कत्लेआम करेंगे, लोगों को मारेंगे। 5 लाख से ज्यादा बंगाल में लोगों को मार दिया गया। हिंदुओं में मुसलमान झगड़े हुए, लाखों मुसलमान मारे गए, लाखों हिंदू मारे गए। पंजाब में और बंगाल में दंगे हुए और फिर लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाकी नेताओं ने मीटिंग करके मोहम्मद अली जिन्ना को कन्विंस करने की कोशिश की, मगर जब बात ना बनते देख ये फैसला लिया गया कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग कर दिया जाएगा। भारत के 3 टुकड़े किए गए, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान बनाए गए। तो इस तरह से हमारा देश आज़ाद हुआ, मगर बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के बाद हमारे देश को आज़ादी मिली। हमें इसकी आज़ादी की इंपॉर्टेंस को समझना होगा और इस चैप्टर के अंदर हम वो सारी फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ेंगे। कौन कौन सा इंसिडेंट हुआ, कब कब कौन सा इंसिडेंट हुआ,
और इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं आपको बता दूं, इससे पहले के चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए जो आए थे, उन्होंने हमारे टेरिटरीज को जीत लिया और वो राजा बन गए, हमारे किंगडम्स को हरा दिया। उन्होंने नए रिवेन्यू पॉलिसीज बनाई, सब्सिडी अलायंस लेके आए, रायत वाली सिस्टम, लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज बनाई बहुत सारी, रॉलेट सेडिशन एक्ट बनाया, फॉरेस्ट एक्ट बनाए, हर चीज के उन्होंने कानून बना दिए। इवन हमारे रिलीजन में भी काफी रिफॉर्मेशन करने की कोशिश की, हमारे कास्ट सिस्टम को उन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की, और बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जिनसे लोग और ज्यादा एजिटेटेड हो गए। इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया 1854 में, वुड्स डिस्पैच भारत में लाया गया। इंग्लिश को हायर एजुकेशन में, इंग्लिश को मीडियम बनाया गया एजुकेशन के लिए। तो ये जो रिफॉर्मेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश में करना चाहती थी, जो इंडियंस को अनसिविलाइज समझते थे और वो यूरोपियन कल्चर को इंडिया में जो है इंट्रोड्यूस करना चाहती थी, ये हमारे लोग पसंद नहीं करते थे। आर्मीज के अंदर भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे फोर्सफुली इंडियंस को आर्मी में रिक्रूट किया गया और ब्रिटिश सरकार की तरफ से हमें भेजा गया एक्सिस पावर से या सेंट्रल पावर से लड़ने के लिए। बहुत सारे लोग मारे गए। तो इस तरह का माहौल हमारे देश में था और बहुत सारे इंसिडेंट्स के बाद, बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद भारत को आजादी मिली। तो दोस्तों, आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम सिर्फ यही डिस्कस करना चाह रहे थे कि ये जो हमारा चैप्टर है ये किस तरह की चीजों पे बेस्ड है, कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं, और ये सब चीजें हम पहले के चैप्टर से पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट जो है हिंदुस्तान में, कैसे पावर्स ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लोकल रूलर्स सारे हार गए, मुगल्स को हरा दिया और ब्रिटिशर्स हमारे रूलर्स बन गए। फिर लगभग 250 सालों तक भारत पर इन्होंने रूल किया। फिर लंबी स्ट्रगल के बाद देश को आज़ादी मिली। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वेट एंड वॉच। थैंक यू।